हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से हृदय के अनंत गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हर रोज़ की बात ही आज हम लोग फिर हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी के साथ मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूँ। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रगतिवाद को बिल्कुल पूरी तरह से सारगर्भित तरीके से बिल्कुल हम लोगों ने उसे समाप्त कर लिया है। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रयोगवाद या फिर नकीनवाद या फिर उसी को प्रपद्यवाद भी कहते हैं। प्रयोगवाद, इसके प्रवर्तक कौन है तो देख लेते हैं। इसके प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी। पूरा नाम इनका है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम आप लोगों ने देख लिया। और प्रयोगवाद कब से कब तक माना जाता है तो 1943 जहाँ से प्रगतिवाद खत्म हुआ वहीं से इसका प्रारंभ हुआ। और उदय कब से कब तक रहा तो प्रयोगवाद या नकीनवाद का उदय 1943 में हुआ और अंततः इसको 53 तक माना जाता है। बाकी कुछ समय आगे तक भी यह रहा। बाकी हम लोग देख लेते हैं नकीनवाद किसके नाम पे पड़ा तो बिहार के रहने वाले 3 कवि हैं, उन्हीं के नाम पे नकीनवाद कहा जाता है। जिसमें न से हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा जी। एक न से कौन हो जाएंगे? नलिन बिलोचन शर्मा जी। नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। और एक क से कौन हो जाएंगे? क से हो जाएंगे केसरी। कौन हो जाएंगे? केसरी जी। और जो लास्ट वाला 9 बचता है इससे हो जाएंगे नरेश जी। कौन हो जाएंगे? नरेश जी। याद रखिएगा, तीनों लोग का नाम पे ही एक एक अक्षर पहला अक्षर लेकर बनाया गया यह नाम नकीनवाद कहलाता है। याद रखिएगा। और 1952 ईस्वी में नरेश की संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका जो प्रकाश नाम से किए थे उसमें नकीनवादियों ने प्रपद्यवाद को ही प्रयोगवाद 10 सूत्री घोषित किया था। इसीलिए प्रयोगवाद या नकीनवाद इनको कहा जाता है। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर इतना ही है कि प्रपद्यवाद जो प्रयोग को साध्य मानता है जबकि जो प्रयोगवाद है वह प्रयोग को एक साधन मान लेता है। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ कि प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद इसमें मूल अंतर क्या है। जो यहाँ प्रयोगवाद है और प्रपद्यवाद या फिर इसी को नकीनवाद भी कह सकते हैं कि प्रयोगवाद और नकीनवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद या फिर नकीनवाद यह जो प्रयोग करते हैं उसको साध्य मान लेता है कि वहीं हमारा अंततः लक्ष्य ही है। जबकि जो प्रयोगवाद है प्रयोग करता है तो उसको एक साधन के रूप में परिणित करता है कि हाँ ये एक साधन है पहुँचने का। इतना ही अंतर है। चलिए, बाकी बातें हम लोग प्रश्नोत्तरी के साथ करेंगे। बहुत लंबा वीडियो होने वाला है सेशन, आप लोग बने रहिएगा। अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। प्रश्न है, किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में या दूसरा सप्तक में या तीसरा सप्तक में या चौथा सप्तक में? सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं कि सप्तक कितने प्रकार के हैं। तो हिंदी साहित्य में सप्तक 4 हुए, अर्थात 4 सप्तक। पहले सप्तक का नाम प्रथम सप्तक ना देकर तार सप्तक दिया गया है। बाकी का दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक नाम दिया गया है। पहला सप्तक का प्रकाशन कब हुआ तो 1943 में हुआ। कब हुआ? 1943 में। किनके द्वारा? अज्ञेय के द्वारा। सप्तकों का प्रकाशन करता कौन है तो अज्ञेय जी हैं। याद रखिएगा, सच्चिदानंद, पूरा नाम इनका है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दूसरा सप्तक की बात करें तो 1951 में इसका संपादन हुआ। तीसरा सप्तक का बात करें तो 1959 में हुआ। और चौथे सप्तक का बात करें तो 1979 में हुआ। याद रखिएगा, चारों सप्तकों को हमने क्रमशः देख लिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तार सप्तक। कौन सा हो जाएगा? तार सप्तक, अर्थात ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा। कवयित्री इसमें एक भी शामिल नहीं है। अब एक भी शामिल नहीं तो हैं कौन कौन? प्रत्येक सप्तक में, यानी सप्तक से अर्थ ही हो गया 7 लोग। कितने लोग? इसमें भी 7 लोग हैं, इसमें भी 7 कवि हैं, इसमें भी 7 कवि। समय 7-7 कवियों का पेयर बना के सप्तक का नाम दिया गया। किनके द्वारा? अज्ञेय के द्वारा। तो प्रथम सप्तक में हम लोग देख लेते हैं किन कौन कौन कवि हैं। प्रथम सप्तक के बारे में पूरा डिटेल से देख लेते हैं, बाकी ट्रिप से भी हम लोग देख लेंगे। प्रथम सप्तक में कौन कौन कवि हैं तो पहले तो हो जाएंगे रामविलास शर्मा जी। कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा जी। रामविलास पूरा स रहेगा, रामविलास शर्मा जी। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएंगे? दूसरे नंबर पे आ जाएंगे अज्ञेय जी। कौन आ जाएंगे? अज्ञेय जी।
तीसरे कवि कौन हो जाएंगे तार सप्तक में? तो तीसरे कवि हो जाएंगे गिरिजा कुमार माथुर जी। कौन हो जाएंगे? गिरिजा कुमार माथुर, कुमार माथुर। चौथे नंबर पे कौन हो जाएंगे? बिल्कुल क्रमशः आप लोग याद रख सकते हैं या फिर ट्रिक से मैं बताऊंगा वैसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। चौथे नंबर पे हो जाएंगे भारत भूषण अग्रवाल जी। कौन? भारत भूषण अग्रवाल जी। अग्रवाल जी भी शामिल हैं। चौथे के बाद पाँचवें नंबर पे हम लोग देख लेते हैं, पाँचवें नंबर पे कौन सम्मिलित हैं? तो इसमें प्रभाकर माचवे जी। और कौन है? तो प्रभाकर माचवे जी हैं, प्रभाकर माचवे जी। छठे नंबर पे देख लेते हैं, छठे नंबर पे कौन सम्मिलित हैं? तो मुक्ति बोध हैं। कौन है? मुक्ति बोध। सातवें नंबर के कौन कवि हैं? तो सातवें नंबर के कवि हैं नेमी चंद्र जैन। कौन है? नेमी चंद्र जैन। ये सातों लोग किसमें शामिल हैं? तो तार सप्तक में अर्थात प्रथम सप्तक में शामिल हैं। और अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को ही राव का अन्वेषी कहा है या फिर खोजकर्ता कहा है। याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि अज्ञे ने किस सप्तक के कवियों को राव का अन्वेषी या फिर खोजकर्ता कहा, तो याद रखिएगा प्रथम सप्तक हो जाएगा। क्या कहा? तो राहों का अन्वेषी, राहों का अन्वेषी अर्थात राहों के खोजकर्ता कौन है? तो यही तार सप्तक के लोग हैं। बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि एक भी देखिए कवित्री इसमें नहीं है, महिला कोई नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? कौन शामिल नहीं है किसमें? तो पहले सप्तक में। बिल्कुल याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? क्या कुंवर नारायण का है, या फिर अरुण कमल का है, या फिर रघुवीर सहाय का है, या फिर राजकमल चौधरी जी का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंवर नारायण सिंह। किसका कथन है? यह कथन है कुंवर नारायण सिंह। और यह पूछ दे कुंवर नारायण सिंह किस सप्तक के कवि हैं, तो यह जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं। किस सप्तक के कवि हैं? तीसरे सप्तक के कवि हैं। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, याद रखिएगा। इनके द्वारा रचित और कौन कौन से काव्य संग्रह हैं? तो इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह एक तो चक्रव्यूह है। कौन कौन है आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, कुंवर नारायण के बारे में। भले वीडियो बड़ा कोई बात नहीं, अच्छे से हम लोग देखेंगे कौन कौन काव्य संग्रह। तो एक तो चक्रव्यूह है, कब रचे थे? तो 1956 में। इसके बाद इनका और कौन सा है? तो एक तो है परिवेश। कौन है? परिवेश। परिवेश कब है? परिवेश हम तुम, पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, परिवेश हम तुम कब है? तो 1961 में है। याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इनका एक और है अपने सामने। कौन है? एक और अपने सामने, अपने सामने। और यह कब रचित है? यह रचित है 1979 में, 1979 में। याद रखिएगा। कोई दूसरा नहीं, इनका एक और है। कौन है? कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। यह कब रचित है? यह रचित है इनके द्वारा 1993 में, 1993 में। याद रखिएगा। और इसके सिवा एक दो और है, इन दिनों। इन दिनों कब इनके द्वारा रचित है? इनके द्वारा रचित इन दिनों 2002 में है। कब है? 2002 में। ये सब रचनाएं किनकी हैं? सब कुंवर नारायण की हैं। बाकी आत्मजयी और बाज श्रवा के बहाने इनके द्वारा दो क्या है? महाकाव्य, क्या है? प्रबंध काव्य है। कौन सा है? दूसरे कलर से हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में। एक तो है बाज श्रवा के बहाने, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है, बाज श्रवा के बहाने। और एक और है इनके द्वारा प्रबंध काव्य आत्मजयी, बाज श्रवा के बहाने। कब है? तो 2008 में। कब है? 2008 में। और एक और है आत्मजयी। आत्मजयी बहुत पूछा जाता है ये दोनों प्रश्न। ये कब है? तो यह रचित है 1956 में। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में प्रबंध काव्य किसको कहते हैं। क्या है? प्रबंध काव्य। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं, इतना डिबली तो बहुत है। अगला प्रश्न है, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? नकेन में पहला पहला अक्षर बिहार के 3 कवियों का नाम से बनाया गया है, तो आप लोग वहीं बताइए। क्या नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता हैं? या ऑप्शन बी नरेश कुमार, केसरी कुमार और नागार्जुन है?
या ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह और नरेश मेहता हैं, या फिर ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश जी हैं। तो मैं क्या बताया हूँ, एक तो हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा जी, एक हो जाएंगे केसरी कुमार जी और एक हो जाएंगे नरेश जी। तो कौन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है किसको, मुक्तिबोध को, या नेमिचंद्र जैन को, या प्रभाकर माचवे को, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। हम लोग पिछली कक्षाओं में जब छोटे थे तो हम लोग सोचते थे जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वहीं सही होता है, और 70% केस में ऐसा होता भी है। तो इसका सही जवाब यहीं अज्ञेय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। प्रयोगवाद, इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। आइए इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं प्रयोगवाद के बारे में। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। किसने किया, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी। याद रखिएगा, सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगाइएगा, डबल स्टार, एक स्टार नहीं, दरोगा जी वाला डबल स्टार लगाइएगा। इन्होंने कैसे किए, तो प्रयोगवादी जो इनकी रचनाएं हैं वो जो इन्हीं शीर्षकों से निबंध लिखा करते थे, इसीलिए इसका प्रयोग किसको माना जाता है, तो नंद दुलारे वाजपेयी को माना जाता है। बाकी नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कह दिया, तो इन्होंने कहीं कि यह बैठे ठाले का धंधा है। क्या कह दिए प्रयोगवाद को इन्होंने कहें कि बैठे ठेले का धंधा है। बिल्कुल स्टार लगाइएगा, मोस्ट बातें मैं बता रहा हूँ। बैठे ठाले का धंधा है, क्या है, धंधा है। ऐसा किसने कहा, ऐसा नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसके बारे में, प्रयोगवाद के बारे में ऐसा बोलें, याद रखिएगा। इसके सिवाय अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। मैं जस्ट अभी बताया हूँ किस भूमिका में, प्रथम जो होता है जिसको 1943 में है, जिसे तार सप्तक कहते हैं, प्रथम सप्तक ना कह के, उसी को इन्होंने क्या कहा अज्ञेय जी ने कि यह क्या है, राहों का अन्वेषी है। ये 7 कवि। प्रयोगवाद अगर पूछ दे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन, प्रवर्तक तो अज्ञेय हो जाएंगे। और अगर प्रयोगवाद एक दर्शन भी अगर पूछ दे कि प्रयोगवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, अगर प्रयोगवाद दर्शन पूछ दे इसके प्रवर्तक कौन है या फिर कौन माने जाते हैं, कौन यानी किससे प्रभावित यह प्रयोगवाद है, तो सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सिगमंड फ्रायड जी। मनोविज्ञान में आप लोगों ने इनसे बिल्कुल रूबरू हुए होंगे आप लोग। और डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को क्या कहा, तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह माना है। क्या माना है कि यह क्या है, इसमें शैलीगत विद्रोह बहुत ज़्यादा है, शैलीगत विद्रोह माना है, विद्रोह बहुत ज़्यादा है। किसने कहा है, ऐसा कहने वाले नगेंद्र जी हैं। कौन है, डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। और रघुवीर सहाय ने क्या कहा कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। क्या है, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। कौन कहें, रघुवीर सहाय। लग यार इनको भी लिख लेते हैं, इनको क्यों छोड़ना, रघुवीर सहाय को भी, रघुवीर सहाय। इन्होंने क्या कर दिया प्रयोगवाद को कि यह क्या है, कलात्मक अनुभव का क्षण है। क्या कहें कि कलात्मक अनुभव का क्षण है, अनुभव का क्षण। पूछ देगा कि प्रयोगवाद को किन्होंने कलात्मक अनुभव का क्षण माना है, तो रघुवीर सहाय हो जाएंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है। अभी जस्ट मैं अभी बताया हूँ, लिख के बताया हूँ, मैं बताया हूँ भले वीडियो लंबा हो जाए लेकिन बिल्कुल डीपली पढ़ाऊँगा, प्रश्न बाहर जाने की उम्मीद ना के बराबर रहेगी। क्या कुंवर नारायण की है, या फिर रघुवीर सहाय की है, या अरुण कमल की है, या फिर दुष्यंत कुमार की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण की है। किन की है, कुंवर नारायण की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर नारायण ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक कब है, तो 1959 में है। कुंवर नारायण किसके हैं, तो तीसरे सप्तक के कवि हैं। और तीसरा सप्तक कब रहे, तो 1959 में प्रकाशित हुआ, याद रखिएगा।
और कुंवर नारायण के द्वारा इनकी लिखी गई प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो चक्रव्यूह मैं अभी जस्ट बताया 1956 में, परिवेश हम तुम 1961 में, अपने सामने 1979 में, कोई दूसरा नहीं 1993 में, और इन दिनों 2002 में मैं भी बताया हूँ। और इनके दो प्रबंध काव्य थे, एक तो आत्मजयी 65 वाला 1965 में, और बाज रवा के बहाने 2008 में मैं भी जस्ट बताया हूँ। और लगे हाथ कुंवर नारायण की जो रचना है आत्मजयी, उसका मूल कथा का अगर पूछे स्रोत क्या है तो कठोपनिषद के द्वारा, जो कठोपनिषद है उसमें नचिकेता प्रसंग पर जो आधारित यह कृति है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? क्या नरेश मेहता की है, या फिर अज्ञेय की है, या फिर सक्सेना साहब की है, या फिर शकुंत माथुर जी की है? हरी घास पे क्षण भर 1949 में रचित यह पुस्तक है, किनके द्वारा रचित है? तो SHN के द्वारा, अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कब रचित है? तो 1949 में। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाका पुरुष या प्रवर्तक माना जाता है, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नई कविता, दोनों कवि हर जगह यह प्रश्न आया है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन है और प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, दोनों प्रश्न बार बार पूछा है। डबल ने ट्रिपल स्टार लगाई, सुपर मोस्ट प्रश्न है। नई कविता के साथ साथ प्रयोगवाद, दोनों के प्रवर्तक कौन हैं? दोनों के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं, याद रखिएगा। इनको प्रयोगवाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। और अज्ञेय जी का प्रथम काव्य संग्रह पूछ दे तो भग्नदूत है, जो 1933 में रचित है। और अंतिम काव्य संग्रह पूछ दे तो उसका नाम होगा कि ऐसा कोई घर आपने देखा है, 1986 में रचित है उनके द्वारा। और बाकी तो अज्ञेय के द्वारा बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बांवरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बूनता हूँ, महावृक्ष के नीचे। ये सारी रचनाएं किनकी? अज्ञेय जी की हैं। अज्ञेय के द्वारा रचित जो असाध्य बीड़ा है एक लंबी कविता है जिसका मूल भाव अहम का विसर्जन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, आगे डॉट डॉट कुछ पंक्तियां छोड़ दी गई हैं। पूछा गया कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? क्या अज्ञेय जी हैं, या फिर श्रीकांत वर्मा जी हैं, या फिर धर्मवीर भारती जी हैं, या फिर कुंवर नारायण सिंह जी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, आगे डाट डाट हैं, यह किनकी पंक्तियां हैं? तो यह अज्ञेय की पंक्तियां हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी धर्मवीर भारती की तो आप लोग जानते हैं पंक्तियां, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, धर्मवीर भारती की हैं। और कुंवर नारायण की थे, कवियों का कोई ठिकाना नहीं, न जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं, कुंवर जी का है, आप लोग को पता ही होगा। बाकी अज्ञेय जी, जिनका जन्म 1911 में और मृत्यु 1987 में हुई, इन्होंने अस्तित्ववाद में बहुत आस्था रखे थे। बाकी प्रयोगवाद, नई कविता के सलाका पुरुष और प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनकी रचनाएं तो मैं बताया हूँ, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बाबरा अहेरी, कितनी नाव में कितनी बार, इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कभी नहीं आपको भूलेगा। गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, या फिर अज्ञेय जी हैं, या फिर धर्मवीर भारती जी हैं, या फिर गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं? तो आप लोग को ज्ञात ही होगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ये काव्य संग्रह कौन है, किनके हैं? तो ये सब किनके हैं बताइए आप लोग? खाक धूल, ये सब काव्य संग्रह किनके हैं भाई? चांद का मुंह कैसा है? टेढ़ा है, इसको क्या करिए? मुक्ति दिलाइए भाई। और भूरी भूरी खाक धूल, बहुत धूल उड़ रही है, बिल्कुल खा खा के लग रहा है फाँक रहे हैं हम लोग, भूरी भूरी जो धूल गर्मियों में उड़ती है, उससे क्या करो? मुक्ति दिलाओ भगवान। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। दोनों क्या इनके काव्य संग्रह हैं। और इनके अन्य कृतियाँ, अंधेरे में, एक अंतर कथा, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं,
ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण, ये सब इनका क्या है, अन्य कृतियाँ हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रवक्ता कौन है? क्या मुक्तिबोध जी हैं, या अज्ञेय जी हैं, या निराला जी हैं, या फिर महादेव वर्मा जी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? मुक्तिबोध जी हो जाएंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। इनका कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में रचित। क्या करिए, उसको मुक्ति दिलाइए। कैसा चांद का मुंह देखते हैं ना, ऐसा लगता है टेढ़ा है, उसको क्या करें, मुक्ति दिलाइए। ऐसे ट्रिक्स आप लोग याद रख सकते हैं। भूरी भूरी खाक धूल, भाई धूल से क्या करो, वो भूरी भूरी बहुत उड़ रही है, उसको भाई हमें थोड़ा उसको मुक्ति दिलाओ भाई ना, आँखों में पड़ जाएगी। ऐसे ट्रिक्स आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी अन्य काव्य इनके अंधेरे में, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके सिवा भूल गलती, मेरे लोग, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण, मुझे याद आते, ये सब क्या इनके काव्य संग्रह हैं। बाकी इनके कहानी संग्रह हैं काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। आलोचना भी इनकी है कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षाएं की समीक्षाएं, एक साहित्य की डायरी, ये सब क्या इनके कहानी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन जो चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार का स्केच बुक लगता है। कौन कहते हैं ऐसा करने वाले? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। किनके बारे में कहते हैं? तो मुक्तिबोध के बारे में कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। क्या कहते हैं कि इनका जो संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा, कौन सा है? चांद का मुंह टेढ़ा। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। चांद का मुंह टेढ़ा, इसको क्या मानते हैं? इसको मानते हैं एक बड़े कलाकार की स्केच बुक। क्या मानते हैं? एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। क्या है? स्केच बुक है। कौन मानते हैं ऐसा? ऐसा मानने वाले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? चतुर्वेदी जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रामाणिक करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह इनमें से किसका कथन है? या अज्ञेय का है, या प्रसाद जी का है, या निराला जी का है, या फिर नरेश मेहता जी का है? बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ बात चल रही है प्रयोगवाद का। तो इसमें तो ना निराला जी आएंगे, ना जयशंकर प्रसाद जी आएंगे। बचेंगे कौन? तो या तो अज्ञेय होंगे या तो फिर नरेश मेहता होंगे। तो आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब तो जानते ही हो जाएंगे कि अज्ञेय होंगे। कौन हो जाएंगे? अज्ञेय हो जाएंगे। ये कथन किनका है? तो अज्ञेय का है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। बिल्कुल अज्ञेय जी का कथन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला प्रश्न है किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? क्या वो निराला जी हैं, या वो पंत जी हैं, या नागार्जुन जी हैं, या फिर मुक्तिबोध जी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन हो जाएंगे? मुक्तिबोध हो जाएंगे। मुक्तिबोध का अगर जन्म पूछ दे कि जन्म इनका कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। और निधन पूछ दे इनका निधन, यह क्या है? यह इनका जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है। और इनका अगर निधन पूछ दे कि निधन इनका कब हुआ, तो इनका निधन हुआ 1964 में। कब हुआ? 1964 में। 40-45 साल के अप्रॉक्स रहे, तभी एक्सपायर कर गए थे। और मुक्तिबोध जो थे तार सप्तक के पहले कवि थे, याद रखिएगा यह बात। जिनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उन तक तो नहीं कोई अपने जीवन काल में प्रकाशित हो पाया, लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल इनका कविता संग्रह है। काठ का सपना, सतह से उड़ता आदमी इनका कहानी संग्रह है। विपात्र इनका उपन्यास है। और मुक्तिबोध की प्रमुख ये सब क्या थी? रचनाएं थीं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास की रचयिता कौन है? बताइए। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता माने जाने वाली रामदास के रचयिता कौन है? क्या वह रघुवीर साय जी हैं, या शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, या फिर नागार्जुन जी हैं, या फिर कुंवर नारायण जी हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं। रामदास का दूसरा नाम, अर्थात यहाँ राम भगवान आ जाएंगे, और राम का दूसरा नाम क्या है? रघुवीर है। बिल्कुल आप लोग जानते हैं, पर्यायवाची शब्द है। और इनका जन्म अगर पूछ दे, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ दिसंबर 1929 में। किनका? रघुवीर सहाय जी का। किनका जन्म? रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ? तो 1929 में, दिसंबर के महीने में। अगर पूछ दें इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हो गई दिसंबर में ही 1990 में। कितने अच्छे थे, दिसंबर तक चले गए। बाकी सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, इनके प्रमुख ये सब क्या थे? कविता संग्रह थे। और इसके अलावा रास्ता इधर से है, कहानी संग्रह था। लिखने का कारण, यह निबंध संग्रह इनका है। और इनकी अगर पहली कविता पूछ दे तो अंत का आरंभ 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई। याद रखिएगा, रघुवीर सहाय के बारे में है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की नदी के द्वीप, जो अज्ञेय के द्वारा रचित है नदी के द्वीप, इस कविता में नदी और द्वीप क्रमशः किसका प्रतीक है? क्या कवि और साहित्य का, या प्रवाह और चेतना का, या फिर जल एवं भूखंड का, या फिर समाज एवं व्यक्ति का? तो नदी कहाँ बहती है भाई? नदी बहती है समाज से होकर। और द्वीप का मतलब कहीं कहीं बसे हुए टापू को द्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। अर्थात व्यक्ति क्या है? समाज से घिरा हुआ है। ऐसे भी आप लोग ट्रिक से कुछ भी बना के याद रखिएगा। नदी का मतलब समाज और द्वीप का मतलब व्यक्ति है, याद रखिएगा। इसीलिए नदी के द्वीप नामक कविता किनकी है? तो अज्ञेय की है। इसी से इन्होंने बनाए। ऐसे ट्रिक्स आप लोग याद रख सकते हैं, कुछ बनाइए अपने से ट्रिक। बाकी आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में कविता संग्रह किनकी है? इन्हीं की है। आंगन के पार द्वार पे 1964 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, याद रखिएगा। ऐसे भी आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा कि आंगन के पार जाकर क्या कर रहे थे? साहित्य पढ़ रहे थे, इसीलिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तथा कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी में कविता संग्रह पे इनको 78 में जाके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अज्ञेय के अगर 2 पुरस्कार पूछ दे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो पहला हो जाएगा इनका अज्ञेय जी का आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार यह कब रचित है? यह रचित है 1961 में। और 1961 में। और इस पे कौन सा पुरस्कार इनको मिला? इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दूसरा इनका एक और है, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। और यह कब रचित है? यह रचित है 1967 में। और इन पे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो इस पे इनको मिला था सबसे पहले पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ। और कब मिला था? 1978 में। याद रखिएगा, दोनों सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल डबल ट्रिपल स्टार लगा के बिल्कुल रख लीजिएगा नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भूल जाएं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। आंगन के पार द्वार जाकर साहित्य पढ़ने की क्या कर रहे हैं? आज्ञा ले रहे हैं कि भाई मुझे आंगन के पार जाने दो, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहा है, मैं साहित्य पढ़ूंगा तो ही मिलेगा, मुझे आज्ञा दीजिए प्लीज़ प्लीज़। ऐसे भी ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा, कितनी नाव में कितनी बार। भाई नाव में हमें बार बार जाने की क्या करिए? आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। अज्ञेय जी तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। और तार सप्तक में कितने लोग हैं? 7 लोग सम्मिलित हैं। कौन कौन? मैं ओरली बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद आ जाए। तो मुक्ति बोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञेय जी। ये 7 लोग क्या हैं? तार सप्तक के कवि हैं। इसमें एक भी महिलाएं नहीं हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अर्थात तय था कि हर घर में एक चिराग होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरे शहर के लिए ही एक भी चिराग नहीं है। ऐसे ये पंक्तियाँ किनकी हैं? क्या महादेवी वर्मा की हैं?
या भवानी प्रसाद मिश्र की हैं, या दुष्यंत कुमार की हैं, या फिर त्रिलोचन जी की हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह पंक्तियाँ किनकी हैं? दुष्यंत कुमार जी के गज़ल संग्रह साए की धूप से ली गई हैं। दुष्यंत कुमार का अगर जन्म पूछ दे कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1933 में। कब हुआ था इनका जन्म? 1933 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर निधन पूछ दे तो 1975 में। निधन कब हुआ? 1975 ईस्वी में, याद रखिएगा। बाकी सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, उसके बाद जलते हुए वन का बसंत, इनका क्या है? प्रमुख काव्य कृतियाँ कह सकते हैं, काव्य संग्रह कह सकते हैं। इसके सिवाय एक कंठ बिस्पाई इनका प्रसिद्ध गीति नाट्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? क्या छायावाद युग से, या प्रगतिवाद युग से, या प्रयोगवाद युग से, या हालावाद युग से? बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, जलवा दिखाइए आप लोग अपना। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयोगवाद युग से। किससे रिलेटेड है? प्रयोगवाद या नकीनवाद, या फिर उसी को प्रपद्यवाद भी कहते हैं। और इसको तार सप्तक के से भी अभिहित किया जा सकता है। और तार सप्तक एक काव्य संग्रह तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। कब किए? 1943 में किए। इसको प्रथम तार सप्तक भी कह सकते हैं। और नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनकर तैयार हुआ, जिसे तार सप्तक के नाम से संकलन किया गया या फिर संपादित किया गया। और करने वाले कौन है? तो अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी टोटल 4 सप्तकों को प्रकाशित किए हैं। जो पहला सप्तक है 1943 में, दूसरा सप्तक है 1951 में, तीसरा सप्तक है 1959 में, और चौथा सप्तक है 1979 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? साए में धूप, चिंता, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। बताइए कौन इसमें अज्ञे का नहीं है? तो साए में धूप यह किनका है? यह दुष्यंत कुमार जी का है। क्या है? गजल संग्रह है। किनका है? तो दुष्यंत कुमार का है। दुष्यंत कुमार का है। और है क्या? अगर पूछ दे तो यह क्या है? यह है गजल संग्रह। क्या है? गजल संग्रह है। बावरा अहेरी यह क्या है? यह कविता संग्रह है। यह क्या है? कविता संग्रह है। चिंता यह क्या है? यह भी कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। और इंद्रधनुष रौंदे हुए यह क्या है? यह भी कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कौन सा इनका नहीं है। कौन सा इनका नहीं है? दुष्यंत कुमार, यानी कि साए में धूप। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। साए में धूप यह कब रचित है? तो यह 1975 ईस्वी में रचित है, याद रखिएगा। चिंता कब रचित है? तो चिंता रचित है 1942 ईस्वी में। कब रचित है? 1942 ईस्वी में। इंद्रधनुष रौंदे हुए यह कब रचित है? तो यह 1957 ईस्वी में। और लगे हाथ बावरा अहेरी को क्यों छोड़ना, इसका रचना काल कब है? तो 1954 ईस्वी है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है? उसी का चयन करना है। पहला है कि इसका मंतव्य अर्थात प्रयोगवाद का मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके एक नए तत्वों का अन्वेषण करना था। भाई इसका मतलब पूरे के पूरे परंपरा को ख़त्म करके क्या चाइनीज भाषा बुलवाओगे? बिल्कुल गलत बात है भाई। यहाँ समस्त दे दिया तो समझ गए होंगे गलत हो जाएगा। यह व्यक्ति अनुभूति समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के रूप में दो मानता है, बिल्कुल सत्य बात है। व्यक्ति अनुभूति बिल्कुल प्रयोगवाद में है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्य की अनुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। काव्य को बुद्धि से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को एक नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। भाई अभी पॉजिटिव बात है, सत्य बात है। तो कौन सा एक गलत हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहीं ये क्या है? गलत बात है। अगला प्रश्न है, तीसरे सप्तक के कवि कौन कौन है? पूछा है, नीचे कूट दिया है, उसी के माध्यम से आपको बताना है।
ऑप्शन ए में है या फिर अ ब स इसमें करके दिया है। मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, स्वदेश भारती, शकुंत माथुर। पूछा है कौन है तीसरे सप्तक से रिलेटेड। तीसरा सप्तक कब रचित है, कब संपादित है, तो 1959 में। देखते हैं इसमें कौन कौन है। पहले आ जाएंगे मदन वात्स्यायन, बिल्कुल हैं। कुंवर नारायण बिल्कुल हैं तीसरे सप्तक में। कीर्ति चौधरी अभी हैं, लेकिन स्वदेशी भारती ये नहीं है। स्वदेश भारती किस में है, ये चौथे सप्तक में है। किस सप्तक के कवि हैं, तो चौथे सप्तक के कवि हैं। चौथा सप्तक कब है, तो 1979 में, लास्ट वाला। शकुंत माथुर ये किससे रिलेटेड हैं, तो ये सेकेंड वाले से हैं। किस वाले से हैं, सेकेंड सप्तक से रिलेटेड हैं। और सेकेंड सप्तक कब है, तो 1959 में प्रकाशित है, याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प हो जाएगा अ स और य। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा, अ स य, किसमें, ऑप्शन डी में है। बाकी लगे हाथ हम लोग तीसरे सप्तक के बारे में अगर आ गया तो तीसरे सप्तक के सारे कवियों को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन हैं। तो इसमें 7 कवि हैं। पहले हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, दूसरे हैं मदन वात्स्यायन, विजय नारायण साई जी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी, केदारनाथ सिंह और कुंवर नारायण और साथ साथ कीर्ति चौधरी जी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे अज्ञेय की काव्य रचना के बारे में कौन एक कथन गलत है, यही पूछा गया है। पहला है कि इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की थी। बिल्कुल सत्य बात है, छायावाद के बाद ही, जस्ट छायावाद से ही तो हम लोग अज्ञेय का नाम सुनते हैं। तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा को प्रारंभ माना जाता है या होता है, बिल्कुल सत्य बात है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। बिल्कुल, प्रयोगवाद में सबसे ज़्यादा कौन माने जाते हैं हम लोग। अब तक किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अज्ञेय के बारे में ही पढ़ते जा रहे हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। चौथा है, संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित करती हैं। भाई यहाँ तो संकुचित धारणा दिखा रहा है, क्या करते, बौद्धिकता को नियंत्रित करती हैं संवेदनाएं। और सभी जो जितनी भी संवेदनाएं, क्या सभी उनकी सभी उनकी जो नियंत्रित करती हैं, गलत बात हो जाएगा। इसमें संवेदनात्मक, प्रयोगवाद में कहीं भी संवेदनात्मक नहीं होता है, क्या होता है, प्रतीकात्मक होता है। संवेदनात्मक की जगह क्या होता है, प्रतीकात्मक होता है। प्रयोगवाद कैसा है, प्रतीकात्मक है, ना कि संवेदनात्मक है। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो कौन सा एक गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला ही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है और वह स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने किंतु किनको जिनको मांझता है उन्हें यह सिखा देता है कि सबको मुक्त रखें। इस कविता पंक्तियों के रचनाकार कौन है, क्या धर्मवीर भारती जी हैं, या अज्ञेय जी हैं, या मुक्तिबोध जी हैं, या फिर शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। दुख सबको मांझता है, एक लाइन आप लोग याद रखिएगा। ये पंक्तियाँ किनकी हैं, ये पंक्तियाँ अज्ञेय की हैं। किनकी पंक्तियाँ हैं, अज्ञेय जी के हैं। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। कब हुआ था इनका जन्म, 7 मार्च 1911 को। और निधन कब हुआ इनका, निधन हुआ 4 अप्रैल 1987 को। निधन कब हुआ, मार्च के बाद कौन सा अप्रैल आता है, तो अप्रैल कब, 1987 को, याद रखिएगा। अज्ञेय की रचना कौन कौन है, तो भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरायर, ये सब इनकी रचनाएं। धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, 7 गीत, वर्ष, अद्यांत, ये सब इनका है, सब धर्मवीर भारती का है। बाकी गजानन माधव मुक्तिबोध का तो मुक्ति दिलाना है, चांद का मुंह टेढ़ा है, बुरी बुरी खाक धूल। शमशेर बहादुर सिंह की कौन कौन सी हैं, तो कुछ कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, सुकून की तलाश में, काल तुमसे होड़ है मेरी, यह सब रचनाएं किनकी हैं, ये सब रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की है। अगला प्रश्न है, 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है, महादेव वर्मा का, धर्मवीर भारती का, गिरिजा कुमार माथुर का, या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री जी का। किनका है, धर्मवीर भारती का है। 7 गीत वर्ष कब रचित है, यह रचित है 1959 में। कब रचित है, 1959 में रचित है। और 7 गीत वर्ष 1959 में धर्मवीर भारती का क्या है, काव्य संग्रह है। इस संग्रह में प्रेमथ्यु गाथा नामक एक लंबी कविता भी है, याद रखिएगा। धर्मवीर भारती प्रणय अनुभूति के कवि हैं, यह भी बात याद रखिएगा। कैसे कवि हैं धर्मवीर भारती, यह प्रणय अनुभूति के कवि हैं। कैसे हैं, प्रणय अनुभूति के कवि।
कौन है? तो बिल्कुल धर्मवीर भारती हैं, याद रखिएगा। इनकी रचना कौन कौन है? तो ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया, अब सपना अभी भी, देशांतर, मेरी वाणी गैरिक वसना, मेरी वाणी गैरिक वसना, इनकी क्या है? ये सब रचनाएं हैं। एक ही में है मेरी वाणी गैरिक वसना। बाकी इनके इसके सिवा कौन बची? महादेव वर्मा, तो इनके तो आप लोग जानते हैं, निहार रश्मि नीरजा को, यामा सप्तपर्णा सांदगी, तो ये सब किनकी है? महादेव वर्मा की हैं। गिरिजा कुमार माथुर की मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शीला पंख चमकीले, ये सब गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, खुशबू के शिलालेख, वाह वाह, नाम कितना प्यारा है, खुशबू के शिलालेख, कविता किस रचनाकार की है? क्यों भाई, शिलालेख में क्या कोई सेंट या परफ्यूम रखा गया है क्या खुशबू देगा? आप लोग सोचिए, नाम कितना अच्छे अच्छे लोग रखे हैं कवि। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? क्या भवानी प्रसाद मिश्र की, या भारत भूषण अग्रवाल की, या फिर रघुवीर साय की, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की? तो खुशबू के शिलालेख कविता दूसरे सप्तक के कवि कौन हो जाएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किनकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और किस सप्तक से रिलेटेड हैं? तो ट्वंड सप्तक है, दूसरे सप्तक से रिलेटेड कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इनके अन्य कविता संग्रह कौन कौन से हैं? जैसे गीत फरोश, चकित है दुख, अनाम तुम आते हो, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, फसलें और फूल, इदम न मम, ये सब रचनाएं किनकी हैं? ये सब रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। लगे हाथ रघुवीर सहाय को भी देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं कि सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये सब रचनाएं किनकी हैं? रघुवीर सहाय की थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन कौन है? तो काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, खूटियों पर टंगे लोग, और भारत भूषण अग्रवाल की कौन कौन काव्य रचनाएं हैं? तो इनकी रचना है कागज के फूल, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अग्निलीक, ये सब रचनाएं किनकी हैं? सब भारत भूषण अग्रवाल जी की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज का हम लोग का सफ़र यहीं समाप्त होता है। कल फिर नए वीडियो के साथ, नए जोश उमंग उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, मेरे द्वारा दिए गए ट्रिक और टिप्स आपको अच्छे लग रहे हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।